फ्रिज में कोई भी सामान रखने पर वो ठंडा कैसे हो जाता है और फ्रिज में जो गैस होती है वो खत्म क्यों नहीं होती है, उसमें कौन सा गैस होता है, और तो और फ्रिज के बाहर इतना ज़्यादा टेम्परेचर और अंदर की तरफ एकदम ठंडा ठंडा, ये कैसे पॉसिबल है। इसके अलावा कई बार जब फ्रिज खराब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी गैस खत्म हो गई होगी। तो आज फ्रिज से रिलेटेड इन सब सवालों को कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है। तो पहले के फ्रिजों में CFC गैस भरी जाती थी, लेकिन अब HFC 1348 गैस भरी जाती है, क्योंकि जो CFC गैस थी वो ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए अब HFC 1348 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसमें मेन फंक्शन होता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर क्या करता है कि गैस को कंप्रेस करके पंप करता है। इस कंप्रेसर में लगा होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जब ये मोटर घूमता है तब इससे जुड़ा हुआ पिस्टन इस तरीके से मूव करता है और यहाँ पर जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके पंप करता है। कंप्रेसर एकदम पैक होता है क्योंकि इसी के अंदर गैस भरी होती है। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है और इसका प्रेशर 8 बार तक पहुंच जाता है, और इस गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। अब इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसको कम करने की ज़रूरत है। इसलिए इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर यूनिट में भेजा जाता है। कंडेंसर फ्रिज के पीछे लगी हुई ट्यूब होती है, इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जब इस ट्यूब से रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तब बाहर के वातावरण से हीट एक्सचेंज करता है, क्योंकि कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वातावरण का टेम्परेचर इससे कम होता है। तो जब रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से धीरे धीरे पास होता है तो इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इस कंडेंसर के ऊपर कुछ सपोर्टिंग वायर भी लगे होते हैं जो कंडेंसर को सपोर्ट भी करते हैं और रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने में भी मदद करते हैं। क्योंकि यह कंडेंसर ट्यूब से टच रहता है तो कंडेंसर ट्यूब का टेम्परेचर कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वातावरण से हीट को एक्सचेंज करके रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने में हेल्प करता है। जब रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब से इतना लंबा रास्ता तय करके कंडेंसर कॉइल से बाहर निकलता है तो इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ये लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। अब इस कंडेंसर यूनिट से निकलकर ये रेफ्रिजरेंट जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कैपिलरी ट्यूब एक कॉपर मेटल का ट्यूब होता है। इसका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.2 तक होता है और इसकी लेंथ मैक्सिमम 5 मीटर तक होती है। ये एक थ्रोटल डिवाइस होती है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करती है, और यही वो ट्यूब है जो रेफ्रिजरेंट को एकदम ठंडा कर देती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या मूविंग पार्ट नहीं होता, सिर्फ ये एक कॉपर की ट्यूब होती है। जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो इस ट्यूब की लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है और डायमीटर के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो जैसे जैसे इस ट्यूब का डायमीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं डायमीटर के साथ में तो प्रेशर और कम हो जाएगा। और जब रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलेगा इसका प्रेशर ड्रॉप होकर 0.6 बार तक रह जाएगा, और जब इतना प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट इंटर हो रहा था तो उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। और जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो 75% जो गैस थी वो लिक्विड में बदल जाएगी। इस कैपिलरी ट्यूब के आगे एक स्ट्रेनर लगा हुआ रहता है। स्ट्रेनर फिल्टर का काम करती है और रेफ्रिजरेंट को एकदम प्योर फॉर्म में आगे भेजता है ताकि आगे कोई ट्यूब में ब्लॉक ना आ जाए। रेफ्रिजरेंट स्ट्रेनर से फिल्टर होने के बाद एवापोरेट कॉइल के पास पहुंचता है, और ये एवापोरेट कॉइल भी एक ट्यूब ही होता है। एवापोरेटर कॉइल ही सिर्फ फ्रिज के अंदर साइड में होता है, बाकी पूरा सिस्टम बाहर होता है। फ्रिज में जो ऊपर का बॉक्स होता है जिसको फ्रीजर कहते हैं, जिसमें बर्फ जमता है, वहीं पर यह कॉइल सेट होती है। इसलिए यहाँ पर बर्फ आसानी से जम जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो फ्रिज के अंदर जब कोई सब्जी या फल रखते हैं तो उसकी गर्मी को इस कॉइल में चल रहा रेफ्रिजरेंट एक्सचेंज कर लेता है। मतलब रेफ्रिजरेंट अपने ठंड को सब्जी को देता है और उसकी गर्मी को लेकर आगे चला जाता है, और इस गर्मी के कारण वापस से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसको वापस से कंप्रेसर में भेजा जाता है।
लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि रेफ्रिजरेंट पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि फ्रिज में कुछ रखा ही नहीं रहता तो रेफ्रिजरेंट हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता, क्योंकि फ्रिज में कुछ है ही नहीं तो हीट एक्सचेंज किससे करेगा। और अगर एक भी बूंद रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा तो ये खराब हो सकती है और पूरा कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो कंप्रेसर को बचाने के लिए इसके पास एक्यूमुलेटर को सेट किया जाता है, जो कॉइल से आ रहा है थोड़ा बहुत लिक्विड को गैस में बदल देता है और लिक्विड को अपने पास में रोक लेता है और रेफ्रिजरेंट को सिर्फ गैस फॉर्म में ही कंप्रेसर को भेजेगा और फिर से कंप्रेसर वही काम करती है और ये साइकिल चलता ही रहता है, इसलिए इसका गैस खत्म नहीं होता। हाँ, अगर कोई लीकेज हो जाए तो ही गैस खत्म हो सकती है। कई बार फ्रिज के अंदर थोड़ा बहुत वाटर वेपर होता है, तो जब कॉइल ठंडी होती है तो उसमें वाटर वेपर चिपक जाता है और कॉइल के चारों तरफ ही बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से एवापोरेटर कॉइल सही से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाती और एवापोरेटर कॉइल लिक्विड को गैस में नहीं बदल पाती। इसलिए एवापोरेटर कॉइल के चारों तरफ एक हीटर कॉइल भी लगी रहती है, जो हर 5 से 6 घंटे में चालू होती है और एवापोरेटर कॉइल के ऊपर जो बर्फ जमी है उसे हटा देती है और ये बर्फ पिघलकर पीछे एक कंटेनर में पानी के रूप में कलेक्ट हो जाती है। फ्रिज में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है थर्मोस्टेट। जब हम कूलिंग इफेक्ट को कम या ज़्यादा करते हैं तो उस टाइम थर्मोस्टेट कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर हम फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्लो स्पीड रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर कम गैस को पंप करेगा और कम कूलिंग होगा। जो डीप फ्रीज होता है उसमें कंडेंसिंग कॉइल का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, कुछ इस टाइप का होता है और उसमें एक फैन लगा होता है जो कंडेंसिंग कॉइल की गर्मी को बाहर निकालने का काम करती है। बाकी सभी फ्रिज का प्रोसेस एक ही जैसा होता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इससे पहले फ्रिज के बारे में ये सब पता था या नहीं।